भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एक खुशखबरी मिली है। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। नमस्कार, इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। पहला दिन और नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया है। खास बात यह है कि G20 का यह जो घोषणा पत्र है, इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी जो महत्ता है, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों ऐसी चीज हुई जो कि अपने आप में अनोखी है, ये नहीं जानते हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि घोषणा पत्र होता क्या है। दरअसल हर बहुपक्षीय सम्मेलन का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि सब लोग साथ में आए, मुद्दों पर एक आम राय बनाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे फोरम पर प्रस्ताव तो दिए जाते हैं, लेकिन उन पर आम राय नहीं बन पाती, जिस वजह से कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। मसलन बाली में हुई G20 बैठक में जो घोषणा पत्र आया था, उसमें रूस पर बेहद कड़ा रुख था। उस वजह से सहमति नहीं बन पाई और वो सहमति का आकार भी नहीं ले पाया। तो जो घोषणा पत्र आया उसमें यह लिखा गया कि कुछ देशों को या बहुत सारे देशों को ऐसा लगता है कि ये, लेकिन सारे नहीं, यानी कि एक आम राय सब लोगों की नहीं बनी थी। इससे तुलना करें तो आप ये कह सकते हैं कि नई दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में शामिल सारे देशों ने सारी बातों पर सहमति बनाई है। और मैं क्यों सारे पर जोर दे रहा हूं, ये देखिए, ये है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन मेरे हाथ में। ये देखिए, ये बहुत लंबा डिक्लेरेशन, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप ये सोचिए ये लिस्ट चलती चली जा रही है। मैं आपको जरा दिखा दूं इसका लास्ट पॉइंट, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, क्योंकि पूरा तो डिटेल में मैं पढ़ूंगा नहीं, उसमें आप बोर हो जाएंगे। ये देखिए लास्ट पेज है इसका। 83 मुख्य बिंदु हैं इसमें, और 83 के 83 मुद्दों पर देश के बड़े बड़े नेताओं को आप एक साथ, ये देखिए ये 83 इतने मुद्दों पर देश के इतने सारे नेताओं को आप एकजुट कर लें और उनकी एक आम राय बना लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उस दृष्टिकोण से या उस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। हालांकि G20 भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर समाधान ढूंढने का मंच नहीं है, लेकिन पिछले साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध की परछाई पिछले साल ही हुई बाली G20 की बैठक में दिखी। पिछले साल घोषणा पत्र में यूनाइटेड नेशंस चार्टर का हवाला दिया गया कि यह जंग का दौर नहीं है। साल भर बाद भी दिल्ली घोषणा पत्र में यही भाषा का प्रयोग किया गया है कि जंग का युग नहीं है। तो आप सोचेंगे कि भाई फिर इसमें फर्क क्या हुआ, ये तो बात सेम हो गई। अब एक बात जिस पर बाली में आम राय नहीं बन पाई वो ये थी कि वहां के घोषणा पत्र का ये पैराग्राफ, जहां पर जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया, कई देश इसके पक्ष के खिलाफ थे। मतलब इसके उन्होंने डिक्लेरेशन पर ये नहीं माना उन्होंने, जैसे कि रूस ने ही नहीं माना, चीन ने नहीं माना, और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने नहीं माना। बाली घोषणा पत्र में कई सदस्य देशों ने यूक्रेन पर हुए हमले का कड़ा विरोध किया था और जोर दिया था कि इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही। गौर करने की बात यह है कि नई दिल्ली के घोषणा पत्र में जहां 100% सर्वसम्मति है, वहां रूस का नाम नहीं है, यानी कि किसने हमला किया, हमने वो रूस का नाम हमारे डिक्लेरेशन में कहीं नहीं। यह सवाल बीबीसी के एक रिपोर्टर ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ भी लिया कि भाई फिर आपने हासिल क्या किया, क्योंकि
रूस का तो नाम इसमें है ही नहीं, और दूसरी चीज जो बाली का डिक्लेरेशन है कुछ लगभग वैसा ही ये भी हो गया है, तो इसमें नया क्या है? तो आइए सुनते हैं कि विदेश मंत्री ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया। This, as we have pointed out, is a declaration of 83 paragraphs. It has a lot of content. There are a lot of subjects which have been covered, some of which we have spoken about. But obviously, because of the ongoing conflict, the strong views about it, considerable time was spent, especially in the last few days, in regard to geopolitical issues, which really centered around the war in Ukraine. बहरहाल ये एक बार फिर से उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि G20 यूक्रेन रूस युद्ध जैसे मुद्दों, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं ना, उन मुद्दों पर आम राय या सहमति बनाने का मंच न था न है, ये चीज आपको बता दें। लेकिन फिर भी यूक्रेन पर यह सहमति अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए है, और क्यों है आइए जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएं। रूस की मौजूदगी में और रूस की स्वीकृति से यह माना गया कि यह युद्ध का नहीं है। नंबर 2, रूस की तरफ से भी शायद एक एहसास है कि उसके द्वारा छेड़ी गई यूक्रेन पर युद्ध का आर्थिक असर दुनिया झेल रही है, रूस खुद झेल रहा हो। नंबर 3, भारत ये आम राय बनाने में सफल रहा है कि भले ही रूस यूक्रेन युद्ध G20 के मुद्दों के अधीन नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से आई आर्थिक चुनौतियां पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं और वो G20 के अधीन आता है। तो उस लिहाज से यह डिक्लेरेशन जरूरी हो जाता है। इस दस्तावेज में रूस, चीन समेत पूरे विश्व में, और मैं फिर से दोहरा दूं, रूस और चीन समेत पूरे विश्व में सहमति बनी है कि यूक्रेन युद्ध में और यूक्रेन युद्ध से मानवीय आपदा हुई। नई दिल्ली घोषणा पत्र तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में युद्ध संबंधित आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उठाए कदमों का स्वागत किया है। रूस और चीन की स्वीकृति से, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस घोषणा पत्र में माना गया है, फिर से दोहरा दूं, इसकी गंभीरता आप समझिए, रशिया और चीन की स्वीकृति से, क्योंकि सर्वसम्मति से पारित हुआ है, इनकी सर्वसम्मति से, इनकी स्वीकृति से इस घोषणा पत्र में यह माना गया है कि सैन्य ताकत का इस्तेमाल बंद हो और साथ में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ना हो, जिससे दुनिया भर में इन हमलों का एक आर्थिक असर पड़े। और आखिरी बात और जरूरी बात, यह पैराग्राफ भी इसमें है कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है, और यह भी रूस, चीन और समस्त जितने मेंबरान हैं, उनकी स्वीकृति से, सर्वसम्मति से पारित है ये डिक्लेरेशन। इस लिहाज से यह जरूरी हो जाता है। उमाशंकर सिंह जी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देख लें। यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र G20 दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनना भारत के लिए एक बहुत उपलब्धि की बात है, और ये उपलब्धि काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है। इसके लिए मैराथन बैठकों का दौर चला, काफ़ी विचार विमर्श हुआ, कई तरह के राय आए, और उसके बाद जाकर इस पर एक ड्राफ्ट जो डिक्लेरेशन है वो बना, और फिर उसे पेश किया गया राष्ट्राध्यक्षों के सामने, और उस पर जाकर आम सहमति बन पाई। यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र इसमें 7 पैरा हैं, और उन पैराज में तमाम ऐसी बातें लिखी गई हैं जो युद्ध के खामियाजे के तौर पर निकलकर सामने आई है। पहला पैरा जो है यूक्रेन को लेकर, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है, यूएन चार्टर का हवाला देकर, कि किसी भी देश के क्षेत्रीय अखंडता को खंडित करने के लिए ताकत का प्रयोग जो है वो गैर वाजिब है। जाहिर सी बात है कि जो पैरा है वो यूक्रेन के पक्ष में है, और जब यूक्रेन के पक्ष में पैरा है तो जाहिर सी बात है कि वो पश्चिमी देशों के पक्ष में है और अमेरिका के पक्ष में है। तो इस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों को साधा गया। एक पैरा जो है, उसके आगे का जो पैरा है, उसमें ये बात लिखी है कि G20 का जो फोरम है वो आर्थिक सहयोग का, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का फोरम है, न कि जियोपॉलिटिकल मसलों का। और ये बात कहकर रूस के पक्ष को साधा गया, क्योंकि रूस का स्टैंड यही रहा है, वो कहता रहा है कि जो G20 है
इसको जियोपॉलिटिकल मसलों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक आर्थिक मंच है ये। तो ये बातें तो इसमें की ही गई है। साथ में जो यूक्रेन युद्ध है उसका खामियाजा क्या उठाना पड़ रहा है, किस तरह से खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है, किस तरह से अफ्रीकी देशों को ख़ास तौर पे जहाँ पर कि अनाज पहुँचता है यूएन जैसे विश्व संगठन के ज़रिए, तो वहाँ जो दिक्कत हो रही है उसकी बात की गई है। जो डिवास्टेशन हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है आक्रमण में, हमलों में, जो घात प्रतिघात में, उसकी मजम्मत की गई है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो काला सागर अनाज समझौता है वो हुआ, और इसके लिए टर्की और यूएन की तारीफ भी की गई है, और ये जो समझौता टूटा है इस बाबत अपील भी की गई है कि इसे फिर से लागू किया जाए। तो तमाम इन बातों के ज़रिए ये जताने की कोशिश की गई है कि भारत जो है वो एक संतुलित पक्ष लेकर चल रहा है, और इसी संतुलन के साथ जो इसकी भाषा को साधा गया है ये अपने आप में एक अहम बुनियाद बना जिसकी वजह से इस पर आम सहमति बनी है। और ये भी कहा गया है कि ये आम सहमति बनाने में चीन जैसे देशों का भी सहयोग रहा और तमाम देशों का सहयोग रहा, और तभी जाकर ये समझौता जो है वो हो पाया है। इसमें सैन्य ताकत के इस्तेमाल की बात की गई है कि ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो तमाम ऐसी बातें इसमें है जो कि आज की दुनिया को चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर बिल्कुल ही बारीक जो लकीर है वो खींची गई है, और तब जाकर ये आम सहमति बन पाई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुरूह काम था। आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि शायद ये सहमति ना बन पाए, लेकिन आखिरकार ये सहमति बनी, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दूसरे सत्र की शुरुआत से पहले खुद अपने मुंह से इस बात का ऐलान किया और दुनिया को ये जानकारी दी। तो ये एक फाइन बैलेंस जो है भारत ने बना लिया है, और इस हिसाब से ये एक बड़ी उपलब्धि, एक मील का पत्थर साबित होगा जहां तक G20 शिखर बैठकों की बात है उस मुतल्लिक। हालांकि इस समिट की शुरुआत में भारत की अध्यक्षता में ही G20 का दायरा बढ़ाया गया है और उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि से गले मिल रहे हैं और उन्हें शामिल कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि ये भारत को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल साउथ का एक नेता उस तरीके से हम लोगों को प्रस्तुत करता है। आज की ये जो तस्वीर कि सबसे पहली बार अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, और शामिल भी कब हुआ, जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था और वो पूरा कार्यक्रम यहां नई दिल्ली में हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात हुई है आज इस बैठक में। सुनते हैं प्रधानमंत्री ने जब वो इनवाइट किया उनको, तो उस समय उन्होंने क्या कहा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो ये तस्वीरें भारत को ग्लोबल साउथ के एक बड़े केंद्र की तरफ ले जा रही। वसुधा वेणुगोपाल हमारी सहयोगी जो हैं, वो भी अब एक रिपोर्ट फाइल कर रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और भी तमाम चीजें हैं इस 83 पॉइंट के डिक्लेरेशन में, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। आइए पहले वसुधा की ये रिपोर्ट देख लें। भारत की G20 प्रेसिडेंसी का एक मुख्य पहलू ये है कि अफ्रीकन यूनियन का जो इंक्लूजन है वो G20 प्रेसिडेंसी में एक परमानेंट मेंबर के नाते हो चुका है। इसका पुश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद एक चिट्ठी लिखी थी सारे G20 मेंबर्स को, और ये बोला था कि अफ्रीकन यूनियन एक समूह है 55 देशों का, 55 अफ्रीकन देशों का। अफ्रीका बहुत सालों से इसकी मांग कर रहा था। आप देखेंगे कि अफ्रीका
कॉन्टिनेंट जो है वो 3.7 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन रखता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक साउथ अफ्रीका G20 प्लेटफॉर्म का मेंबर है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को उठाया था बहुत गंभीरता से और ये कहा था सारे लीडर्स से कि साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देशों को एटलीस्ट अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप G20 का देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बात जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है और इस बात का अप्रूवल मिल चुका है और अफ्रीकन यूनियन फॉर्मली G20 का हिस्सा बन चुका है। तो उसका कंसेंसस का जो न्यूज़ है वो आज हम सबको पता चला है और इसका श्रेय भारत को दिया जा रहा है। अफ्रीका के काफ़ी कंट्री हेड्स ने भी संदेश छोड़े हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कि उनके कारण जो है अफ्रीका का इंक्लूजन हुआ है, और ये बात इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स जो है जिस तरह लोन्स देते हैं डेवलपिंग नेशंस को, उस बात को भी उठाया था। स्पेसिफिकली गाना, जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों को जिस तरह लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं उस बात को भी उठाया था। उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन और विश्व में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका इम्पैक्ट अफ्रीकन नेशंस में सबसे ज़्यादा पड़ा है। कोविड में वैक्सीन्स और दवाई जो थे वो सबसे लेट पहुँचे थे अफ्रीकन कंट्रीज़ को। ये सारी जो बातें हैं वो G20 में डिस्कस ज़रूर होती हैं, लेकिन G20 में AU का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल था, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका एक कंट्री था। तो इसके कारण बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था अफ्रीकन नेशंस में। AU का इंक्लूजन भारत की प्रेसिडेंसी का एक बहुत बड़ा लेगेसी है। उसके साथ साथ एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बनने वाला है। अब ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा 3 कॉन्टिनेंट्स में और इसमें रेल और समुद्र दोनों जुड़े जाएंगे, और ये इसीलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक जियोपॉलिटिकल रीज़न है। अब ये जियोपॉलिटिकल रीज़न ये है कि भारत चाइना का जो एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, जैसे वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है जो बहुत देशों से गुजरता है और एक तरीके से इंडिया के लिए, भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, उसको काउंटर करने का भी एक प्रयास है। वहीं एक और चीज हुई, रोड शिप लिंक पर भी एक अहम समझौता हुआ। क्या है ये पूरा मामला, कादम्बिनी जी बता रही। G20 शिखर सम्मेलन के बीच ही एक बहुत बड़ी डील हुई और उसका ऐलान हुआ। ये डील जो है वो असल में भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक मेगा कॉरिडोर की है। ये मेगा कॉरिडोर जो है वो कोई साधारण कॉरिडोर नहीं बल्कि शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर है जो कि इन सभी क्षेत्रों को जोड़ेगा। होगा क्या, इसमें जो रेल नेटवर्क्स हैं वो मिडिल ईस्ट को जोड़ेंगे और जो शिपिंग लेन्स हैं वो भारत को इससे जोड़ेंगे और इसके कारण कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, सप्लाई चेन्स जो हैं वो बेहतर होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन साथ में थे, दोनों ने को चेयर किया और इसका ऐलान किया। साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद थे, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मौजूद थे, यूरोप की जो मुख्य प्रतिनिधि हैं, प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की, वो मौजूद थी। तो इन सभी के मौजूदगी में ये ऐलान किया गया और एक इसे बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्ट की तरह लिया जा रहा है और इसकी ज़रूरत समझी जा रही है क्योंकि अब अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई लाइंस हो या फिर बाकी ज़रूरतों की कनेक्टिविटी हो, ये सब देखा जा रहा है क्योंकि अब पूरा विश्व ये देख चुका है कि अगर किसी एक क्षेत्र में कुछ भी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो उसके टूटने पर कितना ज़्यादा असर होता है या किस तरह का वो एक पावर किसी भी एक देश को दे सकता है। तो उसको देखते हुए ये सभी चीज़ें जो है इनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर सभी जो नेता हैं उन्होंने इसका स्वागत किया। जो बाइडेन ने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि संभव हुई है और इसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने ये कहा कि अब ये ऐलान हो गया है और इसको रियल बनाना, इसको बिल्कुल ज़मीन पर इसको कारगर कर दिखाना, ये हमारा काम है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि एक तरह से जब एक दूसरे के साथ इस तरह से ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, इस तरह से कनेक्टेड होंगे तो एक दूसरे के लिए इज्जत भी बढ़ेगी और संप्रभुता जो है देशों की वो अक्षुण्ण रहेगी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है आज लॉन्च हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये बिल्कुल जोड़ देगा पूरी तरह से और एक ये पहला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा जो कि देशों की, जो भी देश इसके दायरे में है, सबकी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी कुछ करेगा।
दिल्ली से कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज सर्वसम्मति से पारित घोषणा पत्र शायद उन लोगों को भी पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकता है जिन्हें शायद संदेह था कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आ ही ना पाए। उनकी चिंता शायद जायज थी क्योंकि समस्याएं विकराल थी और उनमें मत विभाजित था। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसे में लाजमी है लोग ये मानकर चलेंगे कि दिक्कतें आएंगी और हो सकता है वो ना हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी समय समय पर इसे लेकर चिंता और शक दोनों व्यक्त किए गए क्योंकि यह घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया है। ये न केवल भारत की बड़ी उपलब्धि बन जाती है पर उन संदेह प्रकट कर रहे पब्लिकेशंस को शायद एक मौका भी दे रहा है कि अब वो एक नया विश्लेषण भी करें कि ये हुआ तो हुआ कैसे, सर्वसम्मति कैसे बनी, किस तरीके से इसको किया गया और ये घोषणा पत्र नजीर साबित होगा आगे के सम्मेलनों के। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। दीपक वोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं, फाउंडर चेयरपर्सन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज, और अजय शंकर जी फॉर्मर सेक्रेटरी हैं DIPP, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अलग अलग पहलू हैं इस डिक्लेरेशन के। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा, आपसे यही सवाल। मुझे लगता है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक स्किल का सबसे बढ़िया नमूना अभी देखने को मिला है। कंप्रोमाइज का एक बढ़िया सा डेफिनेशन है। एक केक को इस तरह से काटिए कि जितने लोग खाएंगे सब सोचेंगे कि मेरा पोर्शन सबसे बड़ा है। तो जिस तरह से यूक्रेन वार को लेके एक समझौता हुआ, रसिया इसीलिए खुश है कि उसका नाम नहीं है, और चाइना भी इसीलिए खुश है कि इसमें जनरलिटीज में है, और जो बाइडेन खुद काफी खुश है, और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी ओपनली कहा है कि इतना बढ़िया कंप्रोमाइज है, जो भी वेस्टर्न कंट्री चाहते थे वो उसमें है, और रसिया जो चाहता था उसमें है। तो पहले मैं ये कहूंगा सबसे बढ़िया टेक अवे ये है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक स्किल का बढ़िया सा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नंबर 2, इंडिया जो एजेंडा बनाया था उसमें से काफी सारे एजेंडा ये डिक्लेरेशन में देखने को मिलता है। नंबर 1 अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इट शुड बी वुमेन लेड डेवलपमेंट, वो भी इस डिक्लेरेशन में है। भारत ने अपना जो DPI जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी प्रमोट करने के लिए कोशिश की, वो भी उसी में है। ये भी भारत का एक अचीवमेंट है। तीसरी बात है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी अनाउंस हो गया कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो उसमें इंडिया एक लीडरशिप दे रहा है, वो भी उसमें शामिल है। एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप देखेंगे चाइना का क्या रिएक्शन है, चाइना काफी वरीड था कि डेट डिप्लोमेसी, जो डेट के बारे में लिखा हुआ है, ग्लोबल साउथ के जो डेट है, ये तो चाइना के ऊपर अटैक होगा, मगर वही भी उसमें है। चाइना बार बार ये कहा कि जियोपॉलिटिकल इशू डिस्कशन नहीं होना चाहिए। 8 पैराग्राफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे लिखा गया है। चाइना का ये रिएक्शन है, ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का जो कॉरिडोर है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब बोलने की बात है, काम कर नहीं पाएंगे। जैसे क्वाड का रेस्टोरेशन हुआ था 2017 में, चाइना कहा था ये तो एक फोम है, ओशन फोम है, ये बिल्कुल बिखर जाएगा। मगर अभी क्वाड को लेके काफी चिंतित है कि एक नेटो जैसे बन रहा है। मगर चाइना का रिएक्शन एडवर्स रिएक्शन है। जब जो बाइडेन ने अनाउंस किया ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लेके, चाइना का रिएक्शन ये है। रशिया ने ये कहा है कि ये कंप्रोमाइज लाना बहुत ही डिफिकल्ट था। G20 का कोई मेंबर कभी भी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट एरिया के बारे में बात ही नहीं किए। इथियोपिया में बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ यूक्रेन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक्सपर्सन भी ये कहा है कि व्लादिमीर पुतिन इसलिए नहीं कहे हैं कि एक यूक्रेनाइजेशन ऑफ G20 चल रहा है, यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन अभी चारों तरफ से देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है। और दिल्ली डिक्लेरेशन समिट खत्म होने से पहले ही हो गया। समिट कल तक है और एक दिन पहले हो गया। ये तो एक न्यूज स्कूप टाइप का हो गया। और काफी सारे वेस्टर्न मीडिया लोग जो बैठे थे
हम सब सोच रहे थे कि कभी अनाउंसमेंट होगा ही नहीं, डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता, और सडनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया कि एक कंसेंसस डेवलप हो चुका है। वही फाइनली लास्ट पॉइंट जी, इस सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडिया जो प्रपोज किया था कि अफ्रीकन यूनियन भी एक मेंबर बनेगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में उसको पब्लिक के सामने लाइव टीवी में अनाउंस कर दिया कि अफ्रीकन यूनियन ने अभी मेंबर बन गया, दैट वाज ए फैंटास्टिक मूव ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक वोरा जी अब हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। दीपक जी, मैं आपसे भी यही सवाल तो आपने सुन ही लिया, खैर तो आपका जवाब भी सुन लें। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आ रही है लाउड एंड क्लियर सर। ओके, धन्यवाद। आभारी हूं सर कि आपने मौका दिया है ndtv.in में शरीक होने का, और बाकी आपके जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बहुत कुछ सीखना है, आपसे सीखना है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं, सुबह के 11:56 हुए हैं, बाहर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है और बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली में तो मौसम बिल्कुल टॉप का है। अब सर, आपने शुरू में दिखाया था कुछ ये वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स जो लिखते हैं भारत के बारे में, सर ये कभी नहीं सीखेंगे। अभी इसको अंग्रेजी में एटाविज्म कहते हैं, वो बीते हुए जमाने में जीते हैं। ये जो समिट डिक्लेरेशन हुआ है, कंसेंसस, अब भारत के बारे में इतना कहूंगा, दिल्ली के बारे में, न्यू दिल्ली बन गया है कंसेंसस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये सर्वसम्मति का शहंशाह है। कुछ ही दिनों में नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है। भारत ने एक तोहफा पूरी दुनिया को दिया है कि ये तोहफा है उम्मीद का, बिकॉज द होल थिंग इज बिल्ट ऑन होप। हम आगे इकट्ठे होकर क्या कर सकते हैं, और दुनिया ने एक तोहफा भारत को दिया है। दुनिया ने वोट में ये कहा है, वी ट्रस्ट यू इंडिया। सर, 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं। कई लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे, साउथ सुडान, गिनी बिसाओ और किंगडम ऑफ लिसोथो। लिसोथो के एक भूतपूर्व विदेश मंत्री जो मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, उनका मेरे पास एक मैसेज आया था जब एडमिट किया गया अफ्रीकन यूनियन को। बोले, मिस्टर एम्बेसडर, अफ्रीका हैज फाउंड इट्स प्लेस थैंक्स टू इंडिया। और फिर साथ में लिखते हैं कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर डेवलपमेंट पार्टनर। और मैंने उनको वापस जवाब दे दिया, यही है राइट चॉइस बेबी। मैंने अंग्रेजी में लिखा था, किस तरह से आपने सही चॉइस किया इंडिया का। सर, फिर आप बात कर रहे हैं ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ये रेल बेस्ड मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है सर, कि ये भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता में शुरू होता है, इस्लामिक सभ्यता गुजरता हुआ क्रिश्चियन समुदाय में पहुंचता है। ये बहुत अहम है सर, और ये जरूर सक्सेसफुल होगा इसमें। और वो बेईमानी और रुसवाई इनिशिएटिव, क्या कहते हैं उसको, BRI, बेईमानी और रुसवाई तो है, और क्या है, जितने देशों को उसने पैसे दिए थे सब बर्बाद हो रहे हैं। फर्क क्या है सर, चीन का जो इनिशिएटिव है, सारे पैसे चीन लगाते हैं, और जो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं वो चीनी कंपनियां हैं। तो अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो चीनी कंपनी 3000 रुपए में बनाएगी, घूस वूस खिलाएंगे नेता लोगों को और उतने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे। जबकि ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी लोकल फंडिंग हो, लोकल कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में। इसीलिए सर, भारत की जो छवि है इस समय, और ये 54 देश 54 देश अफ्रीका के जो आप ले आए हैं अफ्रीकन यूनियन के जरिए सर, इनकी भी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, $3 ट्रिलियन इनकी इकोनॉमी है। दुनिया में 12 जो सबसे वाली बात आप कर रहे हैं वोरा जी, इसी पर मैं अजय शंकर जी से सवाल पूछना चाहता हूं। अजय शंकर जी, आपको लगता है कि वैश्विक मंदी और पैसे को लेकर, मैं इतना कहना चाहता था कि जो दुनिया की 12 सबसे तेज उभरने वाली इकोनॉमीज है, 6 अफ्रीका में से, तो अफ्रीका को हम भूल नहीं सकते थे। ये जो मैं कह सकता हूं वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया सर, मैं हेडलाइन पढ़ के आपको सुना देता हूं। लिखा है एक ने, इंडियाज मोमेंट, इंडिया हैज अराइव्ड। एक ने लिखा है, इंडिया शोकेसेस इट्स राइज। और तीसरे ने लिखा है, इंडिया इज द नेबॉब, नवाब नहीं कहते, नेबॉब ऑफ नेगोशिएशन, कंसेंसस किंग, वेल डन इंडिया। अब मैं आगे क्या जोड़ सकता हूं? चलिए, तो कुछ बदला, लेकिन ये है कि विश्लेषण हर तरीके का होता है पश्चिमी मीडिया में। तो अब देखना होगा कि ये G20 डिक्लेरेशन को लेकर के शुरुआत में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला अजय जी, संदेह प्रकट करना लाजमी भी था, क्योंकि बहुत विकराल समस्याएं थीं और बहुत मत बटे हुए थे। लेकिन चलिए, खैर हो गया, ये चर्चा भी हो गई, बातचीत भी हो गई और पटाक्षेप भी हो गया। मैं अजय शंकर जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितना ट्रेड और कितना अर्थव्यवस्था एक फैक्टर है, क्योंकि क्या है कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो,
जो भी हो, लेकिन अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो उसके बाद फिर आप क्या लेकर के जाएंगे अपने देश के सामने? आपकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। तो आपको लगता है ये डर कि कहीं हमारी ग्लोबल अर्थव्यवस्था ना बैठ जाए, वो एक बहुत बड़ा चुंबकीय ताकत बना है सबके लिए जुड़ने के लिए? आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम याद करें तो G20 की शुरुआत हुई थी जब वित्तीय संकट आया था 2008-9 में, और तब पहली बार विकसित राष्ट्रों को एहसास हुआ कि जो बाकी बड़े राष्ट्र हैं उनको हम साथ ले आए, तभी हम विश्व की आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और G20 बहुत कामयाब। आज का जो डिक्लेरेशन है वो इस बात का प्रूफ है कि अब विकसित राष्ट्रों को एहसास हो गया है कि जो विश्व की समस्याएं हैं वो जब तक सबको साथ लेके हम नहीं चलेंगे और अफ्रीका को साथ लेके नहीं चलेंगे तो उन समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। पहली जो चेतना आई वो कोविड की वजह से आई। तो कोविड में एहसास हुआ कि आप अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर किसी कोविड की समस्या को नहीं संभाल सकते। अब जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है जिससे कि मानव जाति का भविष्य ही खतरे में है, तो उसका भी समाधान नहीं निकल सकता जब तक सारी दुनिया साथ हो। और एक और चीज जो बहुत सामने निकल के आई है कि विश्व में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, तो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं उसके जो विकास की चुनौतियां हैं उस पर सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो विश्व के लिए अच्छा नहीं बने, भविष्य अच्छा नहीं है। तो इस डिक्लेरेशन में या घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि विकास के विषयों पर बहुत से अच्छे पैराग्राफ्स हैं। महिलाओं को लेके अधिक एड या लोन जो विश्व बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे ज्यादा धन उपलब्ध कराया जाए, जलवायु परिवर्तन के लिए और पैसा उपलब्ध हो, और जो सबसे बड़ी बात है जो कि जो बहुत ही कम विकसित राष्ट्र हैं उनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, तो उस कर्ज को बोझ करने के दिशा में कुछ बहुत अच्छे उद्देश्यों का संकेत है इस घोषणा पत्र में। और फिर भारतवर्ष की वजह से कुछ और नई चीजें आई हैं जो कि जहां हमने कामयाबी हासिल की है, जिससे कि कम खर्च में हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला पा रहे हैं। जो डिजिटल क्षेत्र में हमारी कामयाबी है, तो उसका अब इसमें बहुत बड़ा विश्लेषण है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सी समस्याएं कम खर्चे में उनका हम समाधान निकाल सकते हैं। और एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य की दिशा में डिजिटल दुनिया का या डिजिटल क्षमता का उपयोग G20 के सभी लोग या G21 अब हो गए मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे ले जाएं। तो जो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं और अलग अलग डिटेल्स हैं, उसमें एक व्यापक चित्र बनता है कि जो विकास और ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं, चुनौतियां हैं, उसके समाधान के लिए बहुत अच्छे इरादे हैं, अच्छे संकेत हैं और अच्छे डिटेल्स हैं। तो मैं इसको G20 तो हर वर्ष होता है, अगले वर्ष भी होगा, और उस श्रृंखला में इसको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूं कि G20 का एक दिशा निर्देश जी बिल्कुल, और एक बेंचमार्क सेट हो गया, तरफ गया है जहां विश्व को बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक वोरा जी, प्रोफेसर महापात्रा और अजय शंकर जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। हमने ये सवाल कमल सिब्बल जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं उनसे भी पूछा कि ये जो सर्वसम्मति से हुआ है, जो आज नई दिल्ली में हुआ है, इस डिक्लेरेशन के मायने क्या हैं? आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं समझता था और कई लोग सोचते थे कि लीडरशिप डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि इतने डिफरेंसेस हैं यूएस, यूरोप और रशिया, चाइना के भीतर। अगर ये लीडर डिक्लेरेशन ना हो पाए तो G20 का बहुत बड़ा फेलियर होगा और साथ ही साथ में इंडियन डिप्लोमेसी को भी धक्का पड़ेगा, क्योंकि ये कहने को आएगा कि भाई इंडोनेशिया में, बाली में तो हो पाया, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया।
लेकिन मैं समझता हूं कि लीडर्स डिक्लेरेशन जिस बैकग्राउंड में ये सक्सेसफुली इशू हुई है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडियन डिप्लोमेसी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनली उनके लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि हिंदुस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ने खुद इतना जोर दिया G20 के ऊपर 200 लोकेशन में 200 मीटिंग 60 लोकेशन में हुई और इसको इतना प्रोमिनेंस दी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कि अगर ये जॉइंट डिक्लेरेशन ना होती तो ऑपोजिशन इंडिया में और बाहर जो एक्सटर्नली भी ये कहते कि भाई इंडिया राइजिंग पावर है, इंडिया ग्लोबल रोल प्ले करना चाहती है, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो ये टेस्ट नहीं पास कर पाए। इस बैकग्राउंड में मैं समझता हूं कि ये लीडरशिप डिक्लेरेशन इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में अगर हमने सफलता पाई है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री हमारी है। दूसरी ये बात है कि यूक्रेन का जो इशू था जिसके ऊपर वेस्ट दोहरा रहा था दोबारा अंटिल द लास्ट मिनट, के सवाल ही नहीं उठता कि हम यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण रशिया के कंडेम ना पाए, जो भी हम उनकी जो लैंग्वेज वो चाहते थे उसके ऊपर वो इंसिस्ट करना चाहते थे। दूसरी तरफ रशिया और चीन कहते थे कि जो बाली में समझौता हुआ वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में जो मैंने देखा है कि ये जो यूक्रेन के ऊपर पैराग्राफ्स हैं उसमें रशिया का नाम भी नहीं है, कॉन्डेमनेशन तो छोड़िए, नाम भी नहीं है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स को रेफर किया है जो रशिया को अप्लाई कर सकते हैं। टुमारो जब अगर चीन ताइवान के सिलसिले में कुछ कर पाए उनको भी अप्लाई होगा, और जो वेस्ट कर रहा है और जो पुराना उन्होंने किया है उनको भी ये अप्लाई करता है। ये जनरल प्रिंसिपल्स यूएन प्रिंसिपल्स हैं। इसलिए दो बातें हैं, एक तो इंडिया की विक्ट्री है, दूसरा रशिया की विक्ट्री है डेफिनेटली, क्योंकि कोई उनकी किसी की कॉन्डेमनेशन नहीं है। जो पहला दिन था जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र आया, G20 सम्मेलन का पहला दिन दिल्ली में जो हुआ, उसके की हाइलाइट्स क्या थे, मुख्य अंश क्या थे और किसने क्या बोला, आइए आपको वो सुना। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। और इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।